Hello, dear students. Today's topic is the semiconductor diode. It is a part of Unit 5 of our BEEE syllabus, BEEE subject, and we will study this topic in two parts. First will be the semiconductor devices, semiconductor, what are semiconductors, and then we will study about the first semiconductor device, which is diode, PN junction diode. So this is lecture number 20th and 21, and the topic is semiconductor and PN junction diode. We will start with the introduction of semiconductors. So what is a semiconductor? As it is mentioned here, the semiconductor is an element which with electrical properties between the conductor and the insulator. एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करती हैं. तो अगर सेमीकंडक्टर को आपने वैसे पढ़ा है, सेमीकंडक्टर वाला पार्ट अपने 12th के टॉपिक में थोड़ा सा आप उससे रिलेट कर सकते हैं. सेमीकंडक्टर हमें एक ऐसे मटेरियल मिले, अगर हम इन जनरल बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके थ्रू करंट का फ्लो ईजिली हो सकता है, और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके थ्रू करंट का फ्लो नहीं होता है. हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पार्ट जब भी डिस्कस करते हैं तो पावर और करंट की ही बात आती है. तो वो मटेरियल जिनके थ्रू करंट का फ्लो हो सकता है, दैट आर द कंडक्टर मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर. और वो मटेरियल जिनके थ्रू करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो इंसुलेटर मटेरियल, फॉर एग्जांपल वुड, पेपर, रबर एक्सेट्रा. अब इसी बीच में रिसर्चर्स को कुछ ऐसे मटेरियल्स मिले जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों के बीच में कहीं लाई करती थी, और वो मतलब कह सकते हैं कि कुछ कंडीशंस में वो एज ए कंडक्टर मटेरियल बिहेव करेंगे और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह बिहेव करेंगे. तो क्या होते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल? तो कहता है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो लिख रहा हुआ है कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द सेमीकंडक्टर मटेरियल. तो द बेस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कहता है कोई भी अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं, जो बेस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे. उन्होंने एग्जांपल में बोला, एक कहता है एग्जांपल सिलिकॉन और ये जर्मेनियम. जनरली हम इन्हीं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को यूज करते हैं. अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन एटम के लिए कहता है कि क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, 2 8 4. इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया. तो सिलिकॉन सेंटर में, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले आपको, 4 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन ये हो गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया आउटर मोस्ट सेल में, और दिस इज 4th इलेक्ट्रॉन. तो आउटर मोस्ट सेल में जो आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिले इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल जो भी होती है कि किसी एलिमेंट की, उसको हम वैलेंस सेल बोलते हैं, और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो उसको कहते हैं, इट मीन्स कि दैट मटेरियल इज ए बेस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल, दैट मटेरियल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल. कहता है सेमीकंडक्टर मटेरियल दो तरह के, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा जब भी हम आगे देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल. इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या डिफरेंस है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल इज ए प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल. मतलब आपने जो मटेरियल उठाया, जब भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सिलिकॉन को बोला सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम को बोला सेमीकंडक्टर, तो ये जब प्योर फॉर्म में होंगे, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल. नाउ फॉर एग्जांपल ए सिलिकॉन क्रिस्टल इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर if every atom in the crystal is silicon atom. वही बात है, अगर प्योर है इसमें सारे के सारे एटम जो हैं क्रिस्टल में जितने भी एटम्स मिल रहे हैं वो सारे एटम सिलिकॉन के हैं, तो प्योर फॉर्म में हो गया, उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल का नाम देंगे. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलता है, एट रूम टेम्परेचर ए सिलिकॉन क्रिस्टल एक्ट्स लाइक एन इंसुलेटर. एट रूम टेम्परेचर मतलब कंडीशन देखिए, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है और उसके बिहेवियर की बात करता है, तो बिहेवियर कैसा होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह होगा. एट रूम टेम्परेचर इट मीन्स एट नॉर्मल कंडीशंस इट विल बिहेव लाइक ए इंसुलेटर बिकॉज इट हैज़ ए फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल एनर्जी. अब बात करता है थर्मल एनर्जी की. अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में
4 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ पर हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, सेंटर वाले सिलिकॉन को लेके चल रहे हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर मिल गया और फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ मिल गया। ये हो गया एक क्रिस्टल का एक सिलिकॉन एटम। अब ये दूसरा सिलिकॉन एटम अगर हम लें, इस वाले को कंसिडर करें, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये क्या हो गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस तरह से कहता है कि आप अगर सेंटर वाले सिलिकॉन को देखें तो इसके नियर बाय जितने भी सिलिकॉन एटम है, इसने उसके साथ एक कोवैलेंट बॉन्डिंग करी और अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया। इसके सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसको अपने वैलेंस बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए थे, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो इसने दूसरे 4 सिलिकॉन एटम से लिए और जो कंप्लीट क्रिस्टल बन करके आया वो उस क्रिस्टल में सारे के कोवैलेंट बॉन्ड की हेल्प से एक ऐसा क्रिस्टल बन के आया जिसमें सारे सिलिकॉन जो हैं, जो सिलिकॉन एटम्स जो हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। अब कहता है कि इसलिए यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट के लिए फ्री हो। यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, जैसे कि ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन इस कोवैलेंट बॉन्ड में बंधे हुए हैं, ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंधे हुए हैं। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा जो कि इस कोवैलेंट बॉन्ड के बाहर कहीं पर हो। और जो जब तक इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं तब तक वो मूवमेंट के लिए फ्री नहीं है, और जब तक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए फ्री नहीं है तब तक करंट का फ्लो नहीं हो सकता। करंट का फ्लो अगर नहीं हो सकता, इट मीन्स द मटेरियल इज ए इंसुलेटिंग मटेरियल। तो प्योर फॉर्म में अगर हमने बात करी सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, पहली चीज। अब कहता है यहाँ पे इन्होंने एक टर्म लिया हुआ है थर्मल एनर्जी, और कहता है कि फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब आप टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं। जब टेम्परेचर थोड़ा सा भी हाई होगा या 25 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करें तो वहाँ पर उससे अगर टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, या फिर किसी कोवैलेंट बॉन्ड के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है जिसकी वजह से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, और या फिर आपका जो स्ट्रक्चर है वो कहीं से कहीं पर भी इम्परफेक्शन को लेके चलता है, तो कहीं इम्प्योरिटी तो खैर नहीं कहेंगे, इम्परफेक्शन को लेके चलता है, तो उस कंडीशन में जो आपके थर्मल एनर्जी और इम्परफेक्शन को कंसिडर करते हुए कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन आपको कोवैलेंट बॉन्ड से बाहर कहीं दिखाई पड़ जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कहीं यहाँ पर जो कोवैलेंट बॉन्ड से बाहर है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए फ्री है, कहीं पर भी मूव कर सकता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या देगा, करंट के लिए कंडक्शन देगा। लेकिन ये इतने कम फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेंगे इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से करंट का कंडक्शन जो होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा, बहुत ही कम होगा, जिसको हम जीरो के बराबर कंसिडरिंग एज ए जीरो कंसिडर कर सकते हैं। और ये बोलेंगे कि इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, इवन इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन एट रूम टेम्परेचर द बिहेवियर ऑफ ए प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विल बी लाइक ए इंसुलेटिंग मटेरियल। क्लियर इतनी बात? अब देखिए, अब हमारा टारगेट है कि हम इन इंसुलेटिंग मटेरियल में ऐसा क्या करें कि ये एक कंडक्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव करें, और जहाँ भी हमें कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम इसको यूज़ कर पाएँ, या फिर कुछ फर्दर एप्लीकेशंस अगर इनके हो सकते हैं तो उनके लिए भी आगे चल के हम इन्वेंशन करेंगे। तो कहता है कि इस मटेरियल को, पहला टारगेट हमने लिया कि हम इन मटेरियल को कंडक्टिंग मटेरियल बनाना चाहते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मतलब हमारे पास सारे सिलिकॉन के बने हुए जो एटम्स हैं, एक के पास आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 4, फोर्थ के पास 4, तो उन सबकी वो आपस में अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ले रहे हैं। एक के पास 4 है, दूसरे के पास 4 है, उनको सेल का अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाई और कंप्लीट स्ट्रक्चर लेकर के बैठ गए। तो अगर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमें एक ऐसे एलिमेंट को, किसी ऐसे एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना पड़ेगा सिलिकॉन के साथ जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हों। तो उस 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवैलेंट बॉन्डिंग करेंगे, लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, वो किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड का पार्ट नहीं बन पाएगा और वो मूवमेंट के लिए फ्री होगा। जब वो मूवमेंट के लिए फ्री होगा तो उसको बोलेंगे हम इसकी वजह से ये कंडक्शन दे रहा है, और कंडक्शन देगा इसका मतलब ये कंडक्टिंग मेटल की तरह बिहेव करेगा। इसी चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये कहते हैं पहला पॉइंट,
डोपिंग मीन्स द एडिंग इम्प्योरिटी एटम्स टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, डोपिंग मतलब आप इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं। इम्प्योरिटी ऐड मतलब जैसे मैंने कहा कि हम इसको बनाना चाहते हैं एक कंडक्टिंग मटेरियल, तो उसको बनाने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि हम उसमें कुछ ऐसा मटेरियल मिक्स करें, कुछ ऐसे एटम्स को मिक्स करें जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर पाए। तो उसको उन्होंने यहाँ पे नाम दिया है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। दैट एडिशन ऑफ एटम इज नोन एज द इम्प्योरिटी, और उसको अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, डोपिंग। डोपिंग मीन्स द एडिंग इम्प्योरिटी एटम्स टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म में था अब वो प्योर नहीं रहेगा। नाउ कहता है डोपिंग, सेकंड पॉइंट, डोपिंग इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर एंड ए डोप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम डोपिंग कर देंगे, जब हम कोई इम्प्योरिटी को मिक्स कर देंगे, जब इम्प्योरिटी एटम्स को मिक्स कर दिया जाएगा एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के फॉर्म में, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस डोप्ड एटम्स जो नया स्ट्रक्चर बन के आएगा उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक है आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का मतलब हम चाहते हैं कि इसमें एक ऐसा एटम को मिक्स किया जाए अपने प्योर फॉर्म के सेमीकंडक्टर में जिससे एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो, और उस एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से हम कंडक्शन लेना चाहते हैं। इसका मतलब हम कुछ ऐसे एटम्स को सिलेक्ट करेंगे जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन हो। जब 4 की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको हम क्या नाम देंगे, पेंटावैलेंट एटम्स। हम क्या चाहते हैं, पेंटावैलेंट एटम्स जो हैं जो मिक्स किए जाएं। और उसके एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। इन सब के आउटर मोस्ट सेल में अगर आप देखिएगा टेबल, तो आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस वगैरह इन सब के आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 की रिक्वायरमेंट है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। हमने इन्हीं मटेरियल को यहाँ पर, इन्हीं एटम्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया। इसको कहता है इम्प्योरिटी, कहता है लिखा हुआ है एन टाइप मटेरियल में पहला पॉइंट, कहता है कि इम्प्योरिटी क्या होगी, पेंटावैलेंट एटम्स, डोनर इम्प्योरिटी होगी। कहता है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पेंटावैलेंट एटम्स आर एडेड टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द पेंटावैलेंट एटम्स हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस ऑर्बिट। जो बात हमने कही वही इन्होंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब एग्जाम्पल में इन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए। बिकॉज दीज मटेरियल्स विल डोनेट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू द सेमीकंडक्टर, दे आर कॉल्ड एज द डोनर इम्प्योरिटी। इस तरह की इम्प्योरिटी को हमने डोनर इम्प्योरिटी दिया क्योंकि ये जिसके पास एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास ज़्यादा होगा रिक्वायरमेंट से वही डोनेट कर पाएगा। जो डोनेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी का नाम पहले दे चुके हैं, उसको नाम बोलेंगे डोनर इम्प्योरिटी। अब ये स्ट्रक्चर बना दिया। अभी तक जो हमारे पास स्ट्रक्चर था उसमें सारे सिलिकॉन एटम होते थे, लेकिन हमने इसमें एक इम्प्योरिटी मिलाई और यहाँ पर एक आर्सेनिक की इम्प्योरिटी को यहाँ पर इन्होंने ला करके मिक्स कर दिया। इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक ये हो गया, दूसरा इस सिलिकॉन के साथ चला गया, थर्ड सिलिकॉन के साथ बना रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, फोर्थ वाला यहाँ बना रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, और लास्ट वाला कहाँ पर है, दिस इज लास्ट फ्री इलेक्ट्रॉन। ये किसी कोवेलेंट बॉन्ड का पार्ट नहीं है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूवमेंट के लिए फ्री है, इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, कंडक्शन मिलेगा। तो कहता है इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, मेजॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए, मेजॉरिटी कैरियर्स। और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या मिलेंगे, होल मिलेंगे। होल क्या होते हैं, होल्स आर नथिंग बट द वैकेंसी। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो क्या कहता है लास्ट में, ईच पेंटावैलेंट और डोनर एटम produces 1 free electron, so the conductivity of semiconductor is increased by increasing the donor impurity. It is very much clear. Now come to the p type semiconductor material. अब p type semiconductor material में हमारी प्रायोरिटी है कि हम चाहते हैं कि ऐसे एटम को मिक्स करें, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में हम एक ऐसे एटम को मिक्स करें जिसके आउटर मोस्ट सेल में रिक्वायरमेंट से एक कम इलेक्ट्रॉन हो। और फिर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा बन के आता है। हमें रिक्वायरमेंट कितनी थी, 4 इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट सेल में, कम स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए वो हमारे पास इंसुलेटर मटेरियल बन करके आ रहे थे। फिर हमने एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन वाला मटेरियल सिलेक्ट करके एज ए इम्प्योरिटी मिक्स किया, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में थे, तो 5th इलेक्ट्रॉन हमें कंडक्शन दे रहा था। अब हमने कहा कि हम कुछ ऐसे एटम सेलेक्ट करेंगे जिसमें
3 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में। 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड का पार्ट बनेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट तो होगी, लेकिन वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। तब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स कैसा बिहेवियर आ रहा है। तो इसमें कहता है कि पी टाइप अगर बात करते हैं तो इम्प्योरिटी क्या होगी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। हमने 3 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की बात करी, तो कहता है इम्प्योरिटी विल बी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। और इसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इट मीन्स इसको हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी ये मेंटेन करेगा, इसको हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, इसलिए इसकी इम्प्योरिटी को नाम दिया गया, दिस विल बी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। देन to increase the number of holes, trivalent atoms are added to intrinsic semiconductor. Trivalent atoms have 3 electrons in the valence orbit। वही बात जो हमने अभी डिस्कस करी। इसके एग्जाम्पल देता है, कहता है एग्जाम्पल क्या होंगे, एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, ये सारे ऐसे एटम हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ बिकॉज दीज मटेरियल क्रिएट ए वैकेंसी, मैंने अभी बोला था होल इज नथिंग बट अ वैकेंसी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन नहीं है, और जो वैकेंसी उसको बोलते हैं होल। वैकेंसी इन द सेमीकंडक्टर एंड ईच होल कैन एक्सेप्ट ए फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन, सो दे आर कॉल्ड एज द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। वही बात है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो हमने पहले यहाँ देखा था, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी वही यहाँ पे ला के दिख दिया गया है, क्योंकि इसमें हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की प्रॉपर्टी बनी रहती है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की क्षमता रखता है, इलेक्ट्रॉन के लिए वैकेंसी बना के रखता है कि हमें इस पार्ट पे इलेक्ट्रॉन चाहिए है लेकिन नहीं है। जैसे ही इसको जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, उस वैकेंसी को फुलफिल करेगा, तो इसकी जो एक्सेप्टेंस करने की जो प्रॉपर्टी है उसको ध्यान रखते हुए इसका नाम रखा गया है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में इस डायग्राम में एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी को यहाँ पर ला करके हमने मिक्स कर दिया, यहाँ डाल दिया। एल्यूमिनियम का जो ये इलेक्ट्रॉन है उसने सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन ये है नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी है, और इस वैकेंसी को हमने नाम क्या दिया हुआ है, होल का नाम दिया गया है। होल जैसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, होल सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रॉन की जहाँ ज़रूरत है लेकिन जगह खाली पड़ी है तो उसको हमने दे दिया होल। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा लेफ्ट साइड में, होल की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो अपने पीछे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगी, एक वैकेंसी हो जाएगी। मतलब इसको अगर मैं अलग से बताऊँ, अभी यहाँ पर एक आपने क्या लिया हुआ है, होल लिया हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, और ये क्या है, होल है। होल मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस खाली है। अब इस इलेक्ट्रॉन को दिखा कि यहाँ पे स्पेस फ्री है, ये इधर की ओर मूव किया, मूव करके इधर आ गया। जैसे ही मूव करके इधर आया तो उसने इस वाले स्पेस को फिल कर दिया, इलेक्ट्रॉन आकर के कहीं यहाँ पर बैठ गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठा तो यहाँ पर क्या बन गई, वैकेंसी बन गई। तो जो होल है वो इधर दिखाई पड़ने लगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, नहीं था, इसलिए ये होल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन अब नहीं है, इसलिए ये क्या है, होल है। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन मूव किया फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव किया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो होल का मूवमेंट किधर हुआ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। जब इलेक्ट्रॉन राइट साइड से मूव करके लेफ्ट साइड चला गया तो होल कहाँ मूव कर गया, लेफ्ट साइड से राइट साइड पहुंच गया। इसका मतलब होल्स की सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी के अपोजिट होंगी। इसीलिए कहता है होल के लिए जो भी प्रॉपर्टी लिखते हैं वो सारी हम इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी लिखते हैं। कहता है मास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वही होल का मास होगा। अब कहता है कि इसकी जो चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज कैरियर है तो होल्स क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज कैरियर होंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी जो इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी है सेम वेट में अपोजिट प्रॉपर्टी को कैरी करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो होल के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ इस तरह का कंसेप्ट हमारे पास होता है होल के लिए। ओके, नाउ अब हमने यहाँ पर बनाया है पीएन जंक्शन डायोड, और यहाँ पे 3 फिगर हैं। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, किस क्यों ये डायग्राम लगाया हुआ है। पहला फिगर ये, दूसरा फिगर हम यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे, दिस इज फिगर नंबर 2, एंड नाउ कम टू थर्ड पार्ट, दिस इज फिगर नंबर
3। और ये है एक अनबायस्ड डायोड, मतलब एक डायोड का फिगर हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है। फिगर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अनबायस्ड डायोड की बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर कोई बायसिंग नहीं करी, कोई भी बाहर से बैटरी, कोई एनर्जी सोर्स नहीं लगाया। हमने सिर्फ इतना किया कि हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल हमने रेडी किए। एक सेमीकंडक्टर मटेरियल वो जिसमें कि आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, उसको आपने क्या नाम दिया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसको मैं यहाँ पर लिखा हुआ है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। दूसरे मटेरियल वो जहाँ पर आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उनको हमने नाम दिया पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, जहाँ पे होल्स हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स। और इन दोनों मटेरियल को ला करके आपने कंबाइन कर दिया, यहाँ पे ला करके इसको जोड़ दिया। इस तरह से ये लाइन दिख रही है, यहाँ पे ला के दोनों को मिक्स कर दिया। अब क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होगा, कहता है इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। हर एक एटम के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं, मूव करने के लिए फ्री हैं। इधर अगर देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह खाली पड़ी हुई है। पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स अगर आ सकते हैं तो आ जाएं, और आ करके यहाँ पर अपने अपने स्थान को ग्रहण करें, अपने सिंहासन में बैठ सकते हैं। तो अब कहता है कि एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी क्या होती है, कहता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करने की प्रॉपर्टी को डिफ्यूज़न किया कहा जाता है। अब ये क्या होता है, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन का एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप एक बकेट में पानी लें और उसमें इंक की एक ड्रॉप ऊपर से गिराएं, तो वो इंक की ड्रॉप एक जगह नहीं रहेगी, उस पूरे पानी में फैलेगी। तो जिस जगह इंक की ड्रॉप गिरती है उस जगह ड्रॉप का कंसंट्रेशन हाई होता है, लेकिन वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना स्टार्ट करती है और पूरे वाटर की जो सतह है, ऊपर का जो लेयर है, उसे पूरा कवर करके पूरे पानी को नीला कर देती है, अगर नीले कलर की आपने इंक ली हुई है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता है, कहता है अगर किसी रूम में एक कॉर्नर में आप परफ्यूम की शीशी को ओपन कर दें, तो ऐसा नहीं है कि वो कंसंट्रेशन वहीं पर मेंटेन करेगी उस कॉर्नर में, वो धीरे धीरे उस पूरे रूम को कवर करेगी और अपोजिट कॉर्नर तक आपको उस परफ्यूम की महक मिलेगी। जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, जहाँ पे वो परफ्यूम की शीशी रखी हुई है, और जहाँ पर ज़ीरो कंसंट्रेशन है परफ्यूम का, वहाँ तक उसकी महक को लेकर के जाएगी। इट मीन्स कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो मूव करने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसके दो एग्जांपल मैंने लिए, उस प्रॉपर्टी को नाम क्या दिया गया, उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी। इसका मतलब अभी एन साइड में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत हैं, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन हाई है, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन लो है। अब जैसे ही आप इन दोनों मटेरियल को मिक्स करेंगे तो डिफ्यूज़न स्टार्ट होगा, और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स जो ज़्यादा संख्या में हैं वो मूव करके पी की साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे, पी की साइड बढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि इनको दिखेगा कि पी साइड में हम लोग नहीं हैं और पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, हम उधर की ओर जा सकते हैं, और मूवमेंट हमारा मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन्स ने एन से पी साइड में मूवमेंट स्टार्ट किया, मीन्स के डिफ्यूज़न स्टार्ट किया। अब देखिए एक्चुअली जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जो बुक्स में हम देखते हैं वो फिगर नंबर 1 है, लेकिन एक्चुअल में इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने फिगर नंबर 2 बनाया है। आपको सिंपल वे में जो पेपर बनाना है वो फिगर नंबर 3 बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिगर नंबर 2 बना के एक्चुअल वर्किंग एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये वाला जो आपका साइड है, दिस साइड इज़ पी साइड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, दिस साइड इज़ एन साइड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। अब हायर कंसंट्रेशन एन साइड से पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया डिफ्यूज़न की वजह से। ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट वाले इलेक्ट्रॉन्स तो बंधे हुए हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हायर कंसंट्रेशन से मूव करके लोअर कंसंट्रेशन में आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पर आ गया, क्लियर। इस वाले यहाँ पर एक वैकेंसी अगर देखें तो एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन था, वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन मूव करके कहीं यहाँ पर आ गया, इस साइड में आ गया। उसके बाद ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही मूव करके कहीं यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करके इस डायरेक्शन में आएंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जब पी साइड में हुआ तो उनको यहाँ पर दिखाई दी एक वैकेंसी। ये हमने क्या बनाया हुआ है, वैकेंसी। ये क्या है, होल है, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस वाले होल में इंटर कर जाएंगे, अपनी वैकेंसी को फिल कर देगा।
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जो आया था अब उसको यहाँ वैकेंसी दिखाई देगी, वो इस वैकेंसी में जा कर के इस वैकेंसी को फिल कर देगा, कहेगा हम यहाँ पर आ गए, स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आ जाएगा, इस वैकेंसी को फिल कर देगा। मतलब फिर से अगर देखें, ये एन साइड है, एन साइड में इम्प्योरिटी हमने आर्सेनिक इम्प्योरिटी ली जिसमें एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पी साइड है, पी साइड में इम्प्योरिटी ऐसी होती है, पी का मतलब है कि ऐसी इम्प्योरिटी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, होल्स ज़्यादा हैं। अब मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर एन साइड और पी साइड के कंप्लीट स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया कि एक्चुअली एटम्स जब होंगे तो किस तरह से होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ फ्रॉम लेफ्ट साइड से, और राइट साइड में जब ये मूव किया तो इसने आकर के जहाँ जहाँ इनकी वैकेंसी थी उनको फिल कर दिया। जब इन्होंने अपनी वैकेंसी को फिल कर दिया उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर जो अभी थोड़ी देर पहले इनकम्प्लीट था वो स्ट्रक्चर अब क्या हो गया, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया। इस वाले पार्ट में जो मैंने सर्किल किया है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, अगर वो इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता, और वो इलेक्ट्रॉन हमें राइट साइड वाले एन से मिल गया और ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, मैंने उसको सर्किल कर दिया। अब अगर मैं अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो राइट साइड वाले पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन था और वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया और ये कहाँ चला गया, वो लेफ़्ट साइड मूव कर गया। तो ये स्ट्रक्चर भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो एन के साइड में जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन था वो वहाँ से हटा, उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। और पी साइड में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी उसने जा करके उस वैकेंसी को फिल किया, वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए, कंप्लीट एटम्स हो गए, तो इनको हम नाम देते हैं इमोबाइल आयंस। और जो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयन। और जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है वो क्या है, नेगेटिव आयन। ऑब्वियसली बात है, जो पैसा देगा वो क्या होगा, उसको पॉजिटिव बोलेंगे, जो रिसीव करेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, वो ऋणी हो जाएगा। तो जो एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए गए वो पॉजिटिव हो गए, और जो पी साइड में जो रिसीव जिन्होंने किए उनको हमने माइनस इमोबाइल आयंस का नाम दे दिया, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो गया। अब कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बन के आया। अब आते हैं फिगर नंबर 3 को देखते हैं। फिगर नंबर 3 में हम सिंपल सा P बनाया, एक साइड N बनाया। P की साइड में हमने केवल और केवल शो किए होल्स और N में क्या शो किए, इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पर जब पेपर में एक्सप्लेन करते हैं तो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो फिगर नंबर 2 में था, इस तरह का फिगर बार बार ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया था। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखिए स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन की जो पहली लेयर है, पहला जो सतह है, वो इलेक्ट्रॉन मूव करके एन साइड से पी साइड में पहुंच गया, और पी साइड में पहुंच करके उसने क्या किया, जहां जहां वैकेंसी थी उन वैकेंसी को फुलफिल कर दिया। जैसे अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर देखें तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए गए थे, तो इनको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, पॉजिटिवली चार्ज आयन से रिप्रेजेंट किया। और जो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया, अगर हम उनको देखें तो ये रिसीवर हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहे हैं उनको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, निगेटिवली चार्ज आयन से रिप्रेजेंट किया। क्लियर है। अब कहता है एक तरफ पॉजिटिव आयन एक तरफ नेगेटिव आयन, तो वहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा जिसको हम एक बैटरी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी कोई बैटरी लगाई नहीं गई है, कह रहा सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, सारा नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह से बिहेव करेगा कि एक बैटरी है, और पॉजिटिव साइड इज द बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, एंड नेगेटिव इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब देखिए, अब अगर राइट एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके पी साइड में जाते हैं, तो इसका मतलब, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर जितने भी एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी मैंने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रॉ करे हुए हैं, कलर चेंज करता हूँ, ये जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मैंने बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एन से मूव करके पी साइड चले जाने चाहिए, और यहाँ पर सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है सारा वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। एन साइड में सारा का सारा पॉजिटिव आयन होना चाहिए, पी साइड में सारा नेगेटिव होना चाहिए। अगर हमने ऐसा मटेरियल सिलेक्ट किया जिसमें एन और पी साइड जो है वो सेम डायमेंशन में है, सेम प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में है उतने ही नंबर ऑफ होल्स पी साइड में है, तो उस कंडीशन में कुछ ऐसा होना चाहिए कि एन का सारा इलेक्ट्रॉन एन साइड से मूव करके पी साइड जाएगा, और एन साइड में पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे, अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे, और पी साइड में सारे नेगेटिव आयंस बन जाएंगे, और क्योंकि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेंगे। क्या ऐसा होगा?
लेकिन अभी तक जब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं। हम बीच में एक लेयर को नाम दे देते हैं डेप्लेशन लेयर और लिख देते हैं कि डेप्लेशन लेयर के लेफ्ट साइड में होल्स होंगे, डेप्लेशन लेयर के राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो डेप्लेशन लेयर है वहाँ पर उसके एक साइड में पॉजिटिव आयन होंगे, एक साइड में नेगेटिव आयन होंगे। तो ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं ऐसा ड्रॉ करते हैं कि पूरा का पी निगेटिव हो गया, पूरा एन पॉजिटिव हो गया? अब इस चीज़ को समझते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की पहली परत जो पहली यहाँ पर आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे, पहली परत जो थी, जो डेप्लेशन लेयर के पास में जो जंक्शन पॉइंट, इवन ये जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे दो मटेरियल मिक्स किए गए, ला करके मिलाए गए, जोड़े गए, उसके पास में उसके नियर बाई रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले रीजन के इलेक्ट्रॉन्स थे। इसको हमने जैसे ही मूव किया, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके एन से पी साइड में जैसे ही पहुँचे तो यहाँ पर ये नेगेटिव आयंस बने। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, ये नेगेटिव आयंस बने। अब ये नेगेटिव आयंस जो हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज कैरियर हैं। अब इसके पीछे वाली जो सेकंड लेयर की जो परत है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की सेकंड जो आपको परत दिखाई पड़ रही है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या करेगा, इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। क्लियर? दूसरा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो उसको रिपेल करेगा, उसको वापस भेजेगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो हो सकता है कि वो इसको मूव करके आगे बढ़ जाएं और कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो क्रिएट हो जाएं। लेकिन बात यह है कि जितना नेगेटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड पहुंचता जाएगा उतना ही पी साइड में नेगेटिव आयंस डेवलप होते जाएंगे और जैसे ही नेगेटिव आयन डेवलप हो जाएंगे तो उस कंडीशन में वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को उस साइड नहीं आने देंगे, वो खुद दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड आने से रोकेंगे। मतलब कुछ ऐसा है कि एक जगह एक शहर में बहुत सारे लोग रहते थे, उनको कोई एक खाली शहर मिल गया तो कुछ लोग भाग करके पहुँचे वहाँ पे, कब्जा कर लिया उन्होंने उस घर में रहने के लिए। लेकिन अब जब उन्होंने कब्जा कर लिया उस बॉर्डर पे तो अब वो जो पीछे से दूसरे लोग जो आ रहे थे अब वो उनको नहीं आने देना चाहते हैं, वो रोक रहे हैं उनको। जबकि होल्स को इस बात से कोई मतलब नहीं, अगर होल इलेक्ट्रॉन वहाँ तक पहुँचे, होल्स के पास पहुँचे तो वो घर खाली पड़े हैं, वो वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन इन जो लोग पहले से पहुँच गए, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच गए, जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव करके यहाँ पहुँचा, जैसे ही यहाँ पहुँचा था तो उसने नेगेटिव चार्ज बनाया था, अब ये नेगेटिव चार्ज इस वाले इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर आने नहीं देता है, ये इसको रिपेल करता है। तो एक ऐसी कंडीशन बनती है जब डायोड में इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एन साइड से पी साइड में हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में मूव नहीं कर पा रहा है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एन साइड में अपनी जगह हो गए, सारे के सारे होल्स अपने साइड में पी साइड हो गए। बीच में एक ऐसी लेयर बनी जिसमें कुछ पॉजिटिव आयंस थे एक साइड में और एक साइड में नेगेटिव आयंस थे। तो वो जो लेयर बनी जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल एग्जिस्ट नहीं करता है, कंप्लीट एटम्स होते हैं जिनको हमने बोला इमोबाइल आयंस होते हैं, उस लेयर को हमने क्या नाम दिया, डेप्लेशन लेयर का नाम दिया। और ये स्ट्रक्चर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। अब आप देखिए, जब हमने डायोड बनाया था तो हमने कहा कि हमारे पास दो तरह के मटेरियल हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। और पी टाइप मटेरियल में कंडक्शन हो सकता था। अब यहाँ पे जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हमने कहा थोड़ी देर तो कंडक्शन हो रहा है, जब एन और पी को मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ एन से पी साइड में, लेकिन इक्विलिब्रियम आ गया और वो स्ट्रक्चर जो है अपने आप में कंप्लीट हो गया और वो एक स्थायी कंडीशन में पहुँच गया। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं तो कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि हम जब इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए डिवाइस को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट रोक दिया गया है, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रुक गया है, क्या वो आगे कंटिन्यू हो सकता है, मूव कर सकता है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाइसिंग करेंगे। आगे चलते हैं। नाउ अब कहता है बाइसिंग ऑफ द डायोड। अभी तक जो हमने डायोड पढ़ा था उस डायोड में बाहर से एक्सटर्नल से कोई भी सोर्स नहीं लगाया गया था, कोई एनर्जी सोर्स नहीं था। लेकिन जैसे ही हम डायोड में कोई एनर्जी सोर्स लगाएंगे तो उसको हम बोलेंगे डायोड की बाइसिंग कर दी गई है। बाइसिंग दो तरह की होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, दूसरी रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब जब पी को पॉजिटिव देते हैं, जो पी साइड है, पी साइड वाला जो टर्मिनल है इसको हमने बैटरी का पॉजिटिव दिया। यहाँ पर जो कनेक्शन अगर आप देख रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कहाँ कनेक्ट किया गया है,
पी साइड से कनेक्ट किया गया है। और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है, जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं किस साइड में, एन साइड में कनेक्ट कर देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, दिस विल बी ए फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द डायोड। पी को पॉजिटिव दिया, एन को नेगेटिव दिया, डायोड की बायसिंग क्या हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग करी तो करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव से आउटवर्ड करंट फ्लो होती है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से आउटवर्ड निकलेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बैटरी। ठीक है, इसी वाले पार्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकला, आपके जो सोर्स आपने लगाया है वो एनर्जी सोर्स जो है वो भी करंट का मोशन देगा। करंट का मोशन देगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन करंट की वजह से फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो उसने, इस इलेक्ट्रॉन ने पीछे से इस वाले इलेक्ट्रॉन, जो पहले से एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन था, उसको पुश किया। उसके बाद यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियम जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की लाइन लगती जा रही है, बैक टू बैक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी का ईएमएफ, बैटरी का वोल्टेज बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी अंदर पहुँचेंगे वो पहुँच करके इन एन के इन साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे कि हमें भी जगह चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा। यहाँ तक हम आ गए। उसके बाद ये बात रुकेगी नहीं, पीछे से और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर वो फर्दर इसको पुश, फर्दर इस वाले इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, यहाँ से पुश कर रहे हैं, और ये जो रिपल्सन फोर्स है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अब जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन था, जिसके पास अभी तक इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इस नेगेटिव को ओवरकम करके आगे बढ़ जाए, अब उसको पीछे से एक पुश फोर्स मिला, उस फोर्स को उसने फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन मूव करके कहीं यहाँ पर आ गया। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर मूव करके आ गया तो वो आ करके इस वाली वैकेंसी में बैठ गया, इस वाली वैकेंसी में बैठ गया, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक, लेकिन ये बात अभी रुकी नहीं, क्योंकि पीछे से जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली पुश कर रहे हैं। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था पीछे से आया, उस वाले इलेक्ट्रॉन्स ने, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके वैकेंसी को फिल करेगा तो पीछे से जो यहाँ पे दूसरा फोर्स आ रहा है बैटरी की, जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो पुश कर रहे हैं, वो बैक साइड वाले इस इलेक्ट्रॉन को भी पुश करके यहाँ भेजेंगे। जैसे ही वो उसको यहाँ भेजेंगे तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ पर आ गया था वो इस वैकेंसी से मूव करके इस वाली वैकेंसी में आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन पीछे वाला इसको पुश करेगा तो वो इस वैकेंसी में आएगा। इस तरह से ये इस वैकेंसी को फॉलो करते 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 यहाँ पर पहुँच जाएगा, लास्ट वाले टर्मिनल में पहुँच जाएगा। और जैसे ही ये इस टर्मिनल में पहुँचेगा वापस ये बैटरी में आकर के कलेक्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव साइड पे रिसीव कर लिया जाएगा। कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स पुश कर रहे हैं, नेगेटिव साइड से यहाँ पर जा रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन बैक टू बैक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते जा रहे हैं। ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में होता जा रहा है, एन साइड से पी साइड में, और वापस पॉजिटिव में आकर के इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लिया जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपने कैसे देखा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा, नेगेटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से फिर एन को फॉलो किया, फिर डेप्लेशन लेयर, फिर पी में गया, वापस पॉजिटिव में आ गया। तो अगर करंट, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो करंट का मूवमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और करंट फ्लो करेगी इस कंडीशन में। जो थोड़ी देर पहले एक अनबायस्ड डायोड ने हमने देखा था कि करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, करंट का फ्लो नहीं हो रहा था, तो उसको हमने यहाँ पर देखा कि अब यहाँ पर जो कंडीशन है फॉरवर्ड बायसिंग में करंट को प्रॉपर फ्लो मिल रहा है। अब एक क्वेश्चन कहता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में डेप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो कम हो जाती है। तो डेप्लेशन लेयर की विड्थ कम होने का कारण है, जो आपने डेप्लेशन लेयर यहाँ पे शो किया है, ये डेप्लेशन लेयर कुछ इस तरह से, मान ली यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर इमोबाइल आयन से डेप्लेशन लेयर यहाँ पर है। अब जब यहाँ पे आपने बैक साइड से एक इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ पर आएंगे, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डेप्लेशन लेयर के पास आकर के कलेक्ट हो जाएंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहीं डेप्लेशन लेयर के पास आकर के यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे तो इट मीन्स कि ये जो रीजन है
वो रीजन जहाँ वो जो डिप्लेशन लेयर था वो रीजन था जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ना हो। अब इलेक्ट्रॉन्स जब इस वाले पार्ट को कवर करते गए, इस वाले पार्ट पे आकर कलेक्ट होना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये रीजन, ये पार्ट डिप्लेशन लेयर का पार्ट नहीं रह गया। डिप्लेशन लेयर का पार्ट अगर ये नहीं रह गया तो इट मीन्स डिप्लेशन लेयर पहले से रिड्यूस करेगा। पहले डिप्लेशन लेयर क्या थी, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पूरा डिप्लेशन लेयर आपको मिल रहा था। लेकिन जब आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स डिप्लेशन लेयर के पास आकर के एक्यूमुलेट हो गए तो ये रीजन जो है, ये पार्ट डिप्लेशन लेयर का पार्ट नहीं रहा, और अब जो डिप्लेशन लेयर हो गई वो केवल और केवल इतनी पार्ट की डिप्लेशन लेयर रह गई। इट मीन्स कि डिप्लेशन लेयर रिड्यूसेस इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द डायोड। इट ओके? ठीक है। उसके बाद शॉकली इक्वेशन ऑफ डायोड है। अभी किसी ने मुझसे काफ़ी दिन पहले, करीब अभी से 15 दिन पहले किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पर कि सर ये शॉकली इक्वेशन जो आपने लिखी है इसका डेरिवेशन दे दीजिएगा। तो मैं इसका डेरिवेशन अलग से बना करके आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर पार्ट में इसके डेरिवेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए मैंने इक्वेशन लिखी हुई थी। अभी इक्वेशन को समझ लेते हैं। मान के चलते हैं कि ये इक्वेशन आ गई है, डेरिवेशन में शेयर कर दूँगा। अब ये शॉकली इक्वेशन है जो डायोड के जो फ्लो ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर डेराइव की गई है, जो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब कहता है ID, इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ID इज इक्वल टू IS एक्सपोनेंशियल VD अपॉन ईटा VT माइनस 1, ये इक्वेशन है। एक एक टर्म को देखते हैं। कहता है कि ID क्या है, ID इज द फॉरवर्ड बायस डायोड करंट। जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग है, जब हमने अभी देखा था वर्किंग, तो उस कंडीशन में जो डायोड में करंट का जो फ्लो होगा उसको हमने कहा कि वो डायोड करंट है अंडर फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। ठीक है। फिर कहता है कि IS क्या है, IS को बोलता है IS इज द सैचुरेशन, रिवर्स सैचुरेशन करंट। अभी वो यहाँ पे लिखा नहीं है, आप इसको देखिए, लिख लीजिएगा। IS इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट जो यहाँ पर है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल VD इज द फॉरवर्ड बायस डायोड वोल्टेज। हमने फॉरवर्ड बायसिंग की बात करी तो फॉरवर्ड बायस में आपको एक टर्म मिला ID, और VD इज फॉरवर्ड बायस डायोड वोल्टेज। जो डायोड के अक्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो उस वोल्टेज की बात कर रहे हैं। ईटा जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, जिसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा जर्मेनियम के लिए ये वैल्यू 1 होती है और सिलिकॉन के लिए वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। VT इज द थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज कंसिडर इसलिए कर रहे हो कि हमने अपने सेमीकंडक्टर की स्टार्टिंग में ही जब देखा था तो बताया था कि थर्मल मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना करंट का फ्लो मिलेगा। इट मीन्स कि सेमीकंडक्टर की वर्किंग जो है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जिसको हमने यहाँ पर थर्मल वोल्टेज का नाम दिया हुआ है। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है T डिवाइड बाई 11600। टी की वैल्यू हम डिग्री केल्विन में लेते हैं और 1160 डराइव करने में वैल्यू आती है वीटी की वैल्यू T डिवाइड बाई 11600। इट मीन्स की वीटी वैल्यू वीटी वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। इस तरह से कंप्लीट इक्वेशन आ गई। अब हमने कहा कि अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होगा कि हमने जो VD जो वोल्टेज अप्लाई किया है, P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव दिया था, इसको हमने कहा कि दिस इज अंडर फॉरवर्ड बायसिंग, दिस वोल्टेज इज ए पॉजिटिव वोल्टेज। इफ दिस वोल्टेज इज पॉजिटिव वोल्टेज तो हमको पता है कि एक्सपोनेंशियल टर्म जो होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ VD डिवाइड बाई ईटा VT, आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके देखना। एक पॉजिटिव टर्म के लिए, किसी पॉजिटिव टर्म के लिए जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज आती हैं और प्रैक्टिकल सिचुएशन में इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट करें तो जो रिजल्ट आता है वो कुछ ऐसा आता है कि दिस वैल्यू, एक्सपोनेंशियल वैल्यू विल बी मच हायर देन द 1 वैल्यू। तो हमारे पास जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में जो लिखा हुआ था वो एक्सपोनेंशियल VD अपॉन ईटा VT -1 लिखा हुआ, तो हमने 1 के साथ कंपेयर किया तो हमको मिला कि जब पॉजिटिव वोल्टेज होगा फॉरवर्ड बायसिंग में तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो होगी वो 1 से बहुत ज़्यादा होगी, तो हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं। तो 1 की वैल्यू को हमने इग्नोर किया, ब्रैकेट में इस इक्वेशन को लिखा और इक्वेशन आ गई ID इज इक्वल टू IS एक्सपोनेंशियल VD अपॉन ईटा VT। तो हमने अब देखा कि यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो एक्सपोनेंशियल नेचर की होगी, और यहाँ से ओरिजिन 0 से स्टार्ट होगा, फिर एक नी वोल्टेज आएगा और नी वोल्टेज के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ को फॉलो करेगी। उसको हमने ला करके यहाँ शो कर दिया। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज ID, y एक्सेस हमने कंसिडर किया, ID वर्सेस VD कैरेक्टरिस्टिक।
क्योंकि ये जो इक्वेशन में लिखी हुई है वो यहाँ पर अगर y देखें तो कोई भी इक्वेशन होती है तो y इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स होता है। तो y एक्सेस को हमने y जो लिया हुआ है वो एक्सेस पे लिया हुआ है, वो करंट लिया हुआ है ID करंट, तो y एक्सेस पे ID को शो कर दिया, और x एक्सेस पे हमने क्या लिया है वो VD लिया हुआ है, तो उसको हमने इक्वेशन को देख करके ये ग्राफ को प्लॉट कर दिया। यहाँ पर एक टर्म आता है VK। व्हाट इज VK? VK इज द नी वोल्टेज। नी वोल्टेज मतलब अगर आप ये देखें कि जब हमने डायोड में जो हमने फॉरवर्ड बायसिंग करी डायोड में, तो हमने देखा कि डायोड में ऑलरेडी एक डेप्लेशन लेयर बन गई है। जब डायोड में हमने कोई भी बैटरी नहीं लगाई थी बाहर से, उस कंडीशन में डायोड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एन साइड से पी साइड स्टार्ट हुआ, और जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिले, और उन नेगेटिव आयंस ने इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करना स्टार्ट किया, और इक्विलिब्रियम कंडीशन आई जिसपे एक डेप्लेशन लेयर बन गई और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एन से पी साइड में जाकर के रुक गया। अब ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोकते हैं, उन सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस को हमने कंसीडर किया, पॉजिटिव चार्जेस को कंसीडर किया, तो हमने उसको एक बैटरी से रिप्रेजेंट किया था। उसको हमने डेप्लेशन लेयर बोला था, उसको हमने वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था उसको हमने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। अब कहता है जब आप बैटरी को फॉरवर्ड बायस करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी जो अगर मान लीजिए कि डेप्लेशन लेयर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला करके, वो अगर 0.7 वोल्ट हो रहा है, सिलिकॉन के केस में हमने कहा 0.7 वोल्ट है, मतलब 0.7 वोल्ट के फोर्स से वो जो माइनस वाले जो चार्जेस हैं वो एन साइड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपोज कर रहे हैं, रोकना चाहते हैं। क्लियर? अब आपने जब बैटरी को सप्लाई में दिया फॉरवर्ड बायसिंग में और वोल्टेज स्टार्ट किया, वोल्टेज को आपने 0 से इंक्रीज़ किया, तो जब आपने 0 रखा, उसके बाद 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3 रखा, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाह रहे थे एन साइड से पी साइड में, उनके पास पोटेंशियल कम है। मतलब ये कुछ इस तरह से है कि दो लोग खड़े हैं, नेगेटिव आयंस चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव ना कर पाएँ, और एन साइड खड़े हुए जो एन साइड जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो चाहते हैं कि हमें मूव करके पी के साइड पहुंचना है। तो ये मूव करके कब पहुंचेगा, उसमें जीत उसी की होगी, विजय उसी की होगी जिसके पास ज़्यादा फोर्स होगा, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, ज़्यादा ईएमएफ होगा, तो वही मूव करेगा। तो जब तक एक्सटर्नल सोर्स जो बैटरी है उसका वोल्टेज जो नी वोल्टेज है, जो डेप्लेशन लेयर के अक्रॉस वोल्टेज है, उससे कम होगा, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो एन साइड से पी साइड में नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन इतना फोर्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे कि वो माइनस चार्जेस जो रखे हुए हैं, माइनस वाले जो आयंस हैं उनको मतलब अपोज करते हुए आगे निकल जाएं। लेकिन जब बैटरी का वोल्टेज जो है वो उस डेप्लेशन लेयर के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा, उस नी वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो उसको उस वाले जो बाधा उत्पन्न हो रही है, जो नेगेटिव आयंस जो रिपल्सन फोर्स दे रहे हैं, उसे ओवरकम करते हुए वो पी साइड में पहुंच जाएंगे। थोड़ा डायग्राम की हेल्प से आपको देखना पड़ेगा, अभी यहाँ बोर्ड नहीं तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो नी वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज बताता है जिस वोल्टेज से कम पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एन साइड से पी साइड नहीं हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव आयंस उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और नी वोल्टेज से ऊपर जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि अब इलेक्ट्रॉन्स के पास उतना फोर्स है जिसकी वजह से वो उस नेगेटिव आयंस के फोर्स को ओवरकम करते हुए पी साइड पे एन साइड से पी साइड में मूव कर जाएंगे। तो हम जो कैरेक्टरिस्टिक जब प्लॉट करते हैं तो ये नी वोल्टेज जो पॉइंट आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है नी वोल्टेज के पहले से कम पे जो करंट का जो फ्लो मिलता है वो नेग्लिजिबल होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जीरो करंट है। हो सकता है थोड़ी बहुत फ्लो कर रही हो, कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, अदरवाइज ये करंट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे ही नी वोल्टेज को ओवरकम करेगा उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल जो डेरिवेशन हमने किया है यहाँ पर, ये एक्सपोनेंशियल कर्व को शो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो नी वोल्टेज होता है वो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। आई थिंक इट्स ओके नाउ। इसके बाद आते हैं नाउ कम टू द रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग हमने क्या किया, बैटरी के पी साइड को बैटरी के नेगेटिव को पी से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे पी जो साइड है आपके डायोड का, उसको हमने बैटरी का नेगेटिव साइड दे दिया, और जो एन साइड है उसको हमने क्या दे दिया, बैटरी का पॉजिटिव दे दिया। इस कंडीशन में क्या होगा,
अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से आउटवर्ड आना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पहुँचेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे एंटर किया, इलेक्ट्रॉन ने जब यहाँ पे एंटर किया तो उसको वैकेंसी मिल गई, वैकेंसी मिली तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आकर के बैठ गया। उसके बाद पीछे से दूसरा इलेक्ट्रॉन्स आया जो इसको पुश करेगा, पुश करके और आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पहुँचेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कभी भी इधर इस साइड से मूव करके पी साइड से मूव करके एन साइड नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो निगेटिव आयंस हैं वो ऑलरेडी इनको रिपेल कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन जब इस वैकेंसी को फिल करेगा, इलेक्ट्रॉन जब इस वाली वैकेंसी की एंटर चला जाएगा तो इसको क्या बनाएगा, इसको एक नेगेटिव आयन ही बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो रिसीव करता है वो नेगेटिव आयन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब पी साइड में पहुंची और वैकेंसी उनको दिखाई पड़ी, वैकेंसी में जाकर के जब वो बैठ गए और बैठे तो वो नेगेटिव आयन बना। तो इलेक्ट्रॉन खुद पी साइड में नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस जब पी साइड में इंक्रीज करेंगे, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए जो रिपल्सन फोर्स है वो खुद ब खुद इंक्रीज करता जा रहा है। तो कभी भी करंट का फ्लो पी साइड से एन साइड में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कभी भी पी साइड से एन साइड में नहीं हो पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होगा। कुछ हो सकता है कि बहुत कम करंट ड्यू टू सम रीज़न फ्लो करे, तो उसके जो रीजंस हैं उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज इन आइडियल कंडीशन movement of the electrons is not possible from the p side to the n side, so the current will not flow in case of the reverse bias of the diode. अब वही सेम इक्वेशन जो हमने पहले लिखी थी उसी इक्वेशन को हमने यहाँ पर दोबारा लिख लिया। अब जब रिवर्स बायस कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि वीडी वोल्टेज जो डायोड का वोल्टेज है वो नेगेटिव वोल्टेज होगा रिवर्स बायस में। जैसे ही वीडी वोल्टेज नेगेटिव होगा, इट मीन्स कि जो यहाँ पे टर्म है एक्सपोनेंशियल टर्म वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू 1। जैसे पहले वाले केस में पॉजिटिव वीडी था तो वैल्यू बहुत हाई आ रही थी इन कंपैरिजन टू 1। इस केस में वीडी की वैल्यू नेगेटिव है तो इन कंपैरिजन टू 1 ये एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। अगर बहुत कम वैल्यू है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम एक्सपोनेंशियल टर्म को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल ले लेंगे और इस वाली वैल्यू को हम अप्रॉक्सीमेटली 0 पुट कर देंगे। जैसे इस वैल्यू को हम 0 पुट कर देंगे तो आई डी इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आ जाएगा, माइनस आई एस आ जाएगा। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट मतलब जब रिवर्स करंट बायस जब होता है उसमें कुछ करंट जो फ्लो करती है अगर करती है तो उसको हमने रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा है, और जो बहुत ही कम होती है। अगर आप यहाँ देखें तो फॉरवर्ड बायस में जो करंट शो की गई थी वो मिली एम्पियर थी, रिवर्स बायस में जो करंट लिखा हुआ है वो माइक्रो एम्पियर है। यही इस बात को अपने आप में प्रूव करता है कि फॉरवर्ड बायस की करंट मिली एम्पियर इट मीन्स की 10⁻⁻³ और रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो कर रही है वो माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻⁶, मतलब कि कितनी कम हो गई करंट। आपने जो फॉरवर्ड बायस की करंट को डिवाइड बाई 1000 कर दिया तब जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो करंट फ्लो करेगा डायोड के अक्रॉस इन रिवर्स बायस कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो कर रही है 1 एम्पियर तो रिवर्स बायसिंग में करंट कितना फ्लो करेगा, 1 डिवाइड बाई 1000 0.001 एम्पियर। तो जिसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, करंट का फ्लो हम मान के चलते हैं कि रिवर्स बायस में नहीं होगा। नाउ कम टू द ब्रेक डाउन इन द रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में हम कहते हैं करंट का फ्लो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं करंट फ्लो करेगी, बहुत कम फ्लो करेगी लेकिन वो फ्लो करेगी, मिली एम्पियर की जाए माइक्रो एम्पियर में होगी। तो वो जो करंट फ्लो करता है रिवर्स बायस में उसके कारण क्या है, जब उसके कारण पे हम आगे पहुंचे तो हमने देखा कि उसके कारण 2 तरह के हो सकते हैं। तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है ब्रेक डाउन से। मैं पढ़ता जाता हूँ, उससे एक्सप्लेन करता जाता हूँ। देयर इज ए अपर लिमिट ऑफ रिवर्स वोल्टेज फॉर विच द डायोड कैन वर्क सेफली। कहता है रिवर्स बायस में एक ऐसी लिमिट होती है वोल्टेज की, रिवर्स वोल्टेज की, जब तक डायोड सेफ होता है। अगर उस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाए तो उस कंडीशन में जो डायोड जो है वो एक अनसेफ जोन में चला जाता है। इफ़ यू कंटिन्यू इंक्रीजिंग द रिवर्स वोल्टेज यू विल रीच द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द डायोड। डायोड एक ब्रेक डाउन चला जाएगा, एक अनसेफ जोन में चला जाएगा। ब्रेक डाउन इन द रिवर्स डायोड कैन बी टेक प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग इफेक्ट्स। नंबर 1 इज द एवलांचे इफेक्ट, नंबर 2 इज द जीनर इफेक्ट। एवलांचे इफेक्ट क्या होता है, जीनर इफेक्ट क्या होता है? कहता है पहला पढ़ते हैं, ब्रेक डाउन ड्यू टू एवलांचे इफेक्ट। व्हेन ए वेरी लार्ज रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस ए डायोड, then the velocity of minority
carriers will increase to a great extent, therefore the kinetic energy associated with them will also increase. आप इसको एज्यूम करिए थोड़ा सा, डायोड है, पी साइड है, एन साइड है, पी रिवर्स बायस कंडीशन है, पी साइड में आपने बैटरी का नेगेटिव दे रखा है, एन साइड ने बैटरी का पॉजिटिव दे रखा है, और जो बैटरी जो एक्सटर्नली कनेक्टेड है उस बैटरी के वोल्टेज को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, रिवर्स बायस कंडीशन दी और इंक्रीज़ कर रहे हैं, और इंक्रीज़ करते करते आपने उसको काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है, जितनी उसकी क्षमता है सहने की डायोड की उससे भी ज़्यादा। तो कहता है व्हेन ए वेरी लार्ज रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए डायोड देन द वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स विल इंक्रीज टू ए ग्रेट एक्सटेंट। जब आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे मतलब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब डायोड में एंटर करेंगे तो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे, तेज़ी से पुश, जितना वोल्टेज हाई होगा उतना ज़्यादा वो उसने फोर्स से आगे वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे। इट मीन्स कि वेलोसिटी जो होगी माइनॉरिटी कैरियर्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन पहुँचे वो माइनॉरिटी कैरियर्स थे, उनकी वेलोसिटी बढ़ गई ड्यू टू द हाई वोल्टेज। Therefore, a kinetic energy associated with them will also increase। अब अगर वेलोसिटी बढ़ने की हम बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी के रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास है, इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी तेज़ी से बढ़ रही है रिपल्सन फोर्स की वजह से, और वो वेलोसिटी बढ़ेगी तो उनकी जो एनर्जी हाफ mv² है वो बढ़ेगा। Second point, while traveling these minority carriers will collide with the stationary atom। अब ये फोर्सफुली आगे बढ़ रहे हैं, इनके पास एनर्जी है हाफ mv² जिसकी वेलोसिटी v से इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और जब ये इतनी हाई एनर्जी के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एटम्स के साथ टकराएंगे, उनका कोलिजन होगा। वही लिख रहा है विल कोलाइड विद, यहाँ पे लिखा हुआ है विल कोलाइड विद द स्टेशनरी एटम। जो स्टेशनरी एटम्स हैं जिनके कोवलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर बना हुआ, उनके साथ इन्होंने क्या किया, कोलिजन किया। एंड इट विल इम्पार्ट सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या थे, उस कोवलेंट बॉन्ड, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो कोवलेंट बॉन्ड है, उन कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इन्होंने जब जा करके हाई वेलोसिटी से इन्होंने क्या किया, उस कोवलेंट बॉन्ड को हिट किया, और जैसे ही उसको हिट किया तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट कर दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक अपनी एनर्जी को पहुंचाया, एनर्जी का ट्रांसफ़र स्टार्ट हुआ फ्रॉम द मूविंग इलेक्ट्रॉन टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर है, प्रेजेंट इन कोवलेंट बॉन्ड, ये लिखा हुआ है। अब देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो बैटरी ने दिए, वो बैटरी ने के इलेक्ट्रॉन्स वो माइनॉरिटी कैरियर्स हाई वोल्टेज की वजह से उनका बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और उनका कोलिजन हुआ कोवलेंट बॉन्ड से, और कोलिजन होने के बाद उन्होंने अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया, अपनी एनर्जी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जैसी एनर्जी मिलेगी तो क्या करना चाहेंगे, वो बाहर आना चाहेंगे, वो कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ करके बाहर आना चाहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है, ड्यू टू दिस एडिशनल एक्वायर्ड एनर्जी these valence electrons will break the covalent bonds and jump into the conduction band। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, उनकी हमेशा से ये इच्छा थी कि वो फ्री होना चाहते हैं, और वो फ्री होकर के उस कोवलेंट बॉन्ड से बाहर आना चाहते हैं। अब बाहर खड़े हुए एक व्यक्ति ने क्या किया, जो कोवलेंट बॉन्ड जो उनको बाहर आने से रोक रहा था, उसने बहुत तेज़ी से कोलिजन किया कोवलेंट बॉन्ड पे, और उस कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड टूटा तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकल करके आए। कितने इलेक्ट्रॉन निकल करके आए, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर से निकल करके, एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे वो निकल करके बाहर आए। अब देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट किया। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गए, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन जा करके 2 कोवलेंट बॉन्ड को जा करके फिर हिट करेंगे, और फिर से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर 2 निकालेगा और दूसरा वाला फिर से 2 निकालेगा। तो ये क्या होगा, एक चेन रिएक्शन बनती चली जाएगी। वही लिखा हुआ है, नाउ these free electrons will be accelerated and they knock some more valence electrons by means of the collision। This chain reaction is called as the avalanche effect। मतलब अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि एक ने हिट किया
एक कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ा, 2 निकल करके आया, उन दोनों को फिर से एक पीछे से पुश फोर्स मिला, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो भी आगे की ओर बढ़े, उन्होंने 2 नए कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया और इलेक्ट्रॉन्स को निकाला। और जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते जा रहे हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, रिवर्स बायस कंडीशन में। और रिवर्स बायस कंडीशन में जो करंट फ्लो करेगी और वो अगर अचानक से बहुत तेज फ्लो करेगी तो क्या होगा, वो करंट को, अपनी जो डिवाइस है उसको खराब कर सकता है। तो लास्ट में वही लिखता है, इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, last point, in a very short time a large number of free minority electrons will be available for the conduction and a large reverse current will flow through the reverse bias diode. ठीक है, this effect is known as the avalanche effect. I think आपको क्लियर होगा. Now come to the second effect. Second effect is the breakdown effect due to the Zener effect. अब आता है Zener effect. कहता है ड्यू टू द हैवी डोपिंग ऑफ द पी एंड एन साइड द डेप्लेशन रीजन इज नैरो. अगर डोपिंग बहुत ज़्यादा होगी तो डेप्लेशन रीजन की जो विड्थ होगी बहुत ही नैरो होगी, बहुत ही कम होगी. डोपिंग हाई होने का मतलब क्या है कि पी साइड में जो होल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होल्स हैं, एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और डोपिंग से बोलेंगे हाई डोपिंग. जब होल्स इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब जब जो डेप्लेशन लेयर बनेगी वो डेप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी, क्योंकि डेप्लेशन लेयर की कंडीशन है कि डेप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रॉन और होल हो ही नहीं सकते, और इलेक्ट्रॉन और होल ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं कि वो डेप्लेशन लेयर को क्रिएट नहीं होने देंगे. तो ड्यू टू द हैवी डोपिंग, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, द डेप्लेशन लेयर विड्थ विल बी लेस, क्योंकि डेप्लेशन लेयर में वो जो पार्ट जहाँ पे डेप्लेशन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होल्स नहीं होने चाहिए, वो जो विड्थ है बहुत ही कम होगी, इसका मतलब डेप्लेशन लेयर कम होगा. फिर कहता है नेक्स्ट पॉइंट, एज वी नो द रिवर्स वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द डेप्लेशन रीजन. डेप्लेशन रीजन के अक्रॉस एक रिवर्स वोल्टेज मिलेगा. डेप्लेशन रीजन मतलब जहाँ पे नेगेटिव आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, इमोबाइल आयंस हैं, नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव वाला बैटरी का पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, और ओवरऑल उसका इफेक्ट जो है वो एक वोल्टेज सोर्स की तरह दिखाई पड़ रहा है. देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, V बाई डी. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी इंटेंस अक्रॉस द डेप्लेशन लेयर. अब कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें जिसको हम E इज इक्वल टू V अपॉन डी बोलते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो डेप्लेशन लेयर में उन्होंने एक वोल्टेज बनाया V, डिवाइडेड बाई डेप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो D हो गई. तो E बाई V अपॉन डी जब करेंगे, और D की जो वैल्यू है वो हमने पहले से बोला हुआ है कि D नैरो कंडीशन में डेप्लेशन विड्थ जो होगी बहुत कम होगी. मान लीजिए कि डेप्लेशन विड्थ जो है वो 10⁻³ मीटर है. तो उस कंडीशन में अगर आप बोलो कि 1 वोल्ट अगर वोल्टेज है आपके पास डेप्लेशन लेयर में, तो E जो होगा E इज इक्वल टू V अपॉन डी. V की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई D की वैल्यू 10⁻³ जो, तो EMF जो बनेगा, EMF E इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10⁻³ इट विल बिकम एज 10⁻³ E, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बहुत ही इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसलिए यहाँ पे लिख रहा है इस कंडीशन में, क्योंकि आपकी डेप्लेशन विड्थ बहुत कम है, उस लेस डेप्लेशन विड्थ में डेवलप्ड वोल्टेज की वजह से इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बनी. दिस इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पुल सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय ब्रेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड्स. अब ये इंटेंस जो फील्ड है वो क्या करेगी, जो आपके पास डेप्लेशन रीजन में जो आपके पास एटम्स थे जिनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई होल नहीं, अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इतनी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है डेप्लेशन रीजन के अक्रॉस, वो क्या करेगी, उन पॉजिटिव और नेगेटिव इमोबाइल आयंस के कोवैलेंट बॉन्ड्स को, फिर सुनिएगा, दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड विल ब्रेक द कोवैलेंट बॉन्ड्स ऑफ द इमोबाइल आयंस अवेलेबल इन द डेप्लेशन रीजन. और उसका रिजल्ट क्या होगा कि डेप्लेशन रीजन में आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे. देन वे लिख रहा है दीज इलेक्ट्रॉन्स देन बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर आए तो क्या बन गए, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए. ए लार्ज नंबर ऑफ सच इलेक्ट्रॉन्स कैन कंस्टिट्यूट ए लार्ज रिवर्स करंट
थ्रू द डायोड, दिस इज कॉल्ड एज द ज़ीनर इफेक्ट। अब ये जो है ये लार्ज या इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए डेप्लेशन रीजन में, वो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए कोवेलेंट बॉन्ड से, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बने, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ करंट का फ्लो होना स्टार्ट हुआ और कुछ ब्रेक डाउन हुआ। उस ब्रेक डाउन को हमने क्या नाम दिया? ज़ीनर इफेक्ट का नाम दिया। तो हमने अभी दो इफेक्ट देखे, एक एवलांच इफेक्ट और एक ज़ीनर इफेक्ट। एवलांच इफेक्ट में क्या था कि आपके पास जब वोल्टेज ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया जाता है बैटरी की हेल्प से, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से कोलिजन होता है, कोलिजन से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं और कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जब ये हमने देखा ज़ीनर इफेक्ट, तो ज़ीनर इफेक्ट में जो आपका डेप्लेशन रीजन है, डेप्लेशन रीजन में इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन के करंट का फ्लो होते हैं। तो ये दोनों इफेक्ट जब वर्क करते हैं, तो रिवर्स बायस कंडीशन होने के बावजूद हमारे डायोड के अक्रॉस एक हाई करंट फ्लो करती है और उस हाई करंट की वजह से हमारा डायोड जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए कहता है कि कभी भी डायोड में जो रिवर्स बायस कंडीशन में जो वोल्टेज है वो इतना नहीं होना चाहिए कि ये दो इफेक्ट्स, ये दो ब्रेक डाउन आकर करें और हाई करंट का फ्लो रिवर्स बायस में हो और हमारा डायोड ख़राब हो जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ कम टू द कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। तो ये है आपके पास फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर हमें लिखा हुआ दिस इज फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस साइड इज द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड बायस में हमने वोल्टेज को क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है। रिवर्स बायस में वोल्टेज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज पॉजिटिव का मतलब पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव दिया गया, इसलिए पॉजिटिव वोल्टेज कंसिडर किया। रिवर्स बायस में पी को नेगेटिव, एन को पॉजिटिव दिया है, इसलिए रिवर्स बायस वोल्टेज होगा। फॉरवर्ड बायस में करंट जो फ्लो करता है उसको हमने पॉजिटिव करंट कंसिडर करते हुए पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में शो किया है। रिवर्स बायस में जो करंट होगा वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगा, फॉरवर्ड बायस की करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए हमने उसको इसके फॉरवर्ड बायस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ला करके शो किया है। फॉरवर्ड बायस की करंट जो होगी, यदि वो मिली एम्पियर की करंट है, तो रिवर्स बायस की जो करंट होगी वो माइक्रो एम्पियर की होगी। इतना डिफरेंस दोनों करंट में हमको मिलता है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? नी वोल्टेज। नी वोल्टेज से कम वोल्टेज पे करंट की वैल्यू क्या होगी? अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो करंट मिलेगा। और नी वोल्टेज से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी वोल्टेज के इंक्रीमेंट के साथ, जो करंट का इंक्रीमेंट मिलेगा वो एक्सपोनेंशियल मिलेगा, जिसको हमने शॉकली इक्वेशन से प्रूव किया। रिवर्स बायस में एक कांस्टेंट करंट मिलेगी जो हमने डराइव किया था, माइनस आई एस आया था। डायोड करंट आई डी इक्वल टू माइनस आई एस। माइनस आई एस मतलब वो नेगेटिव करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे कहीं होगा नेगेटिव में माइनस आई एस, और वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए पूरी की पूरी लाइन जा रही है कांस्टेंट वैल्यू की माइनस आई एस करंट पे। फिर हमको इस वाले पॉइंट पे जाकर क्या मिला? ब्रेक डाउन वोल्टेज मिला। ब्रेक डाउन वोल्टेज वो वोल्टेज था जिस वोल्टेज से थोड़ा सा भी अगर हम आगे बढ़ते हैं, इस वोल्टेज पे अगर हम पहुंच जाते हैं और फर्दर अगर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो हमको दो तरह के ब्रेक डाउन मिलेंगे। एक मिलेगा ज़ीनर ब्रेक डाउन और एक क्या मिलेगा? एवलांच ब्रेक डाउन। तो अगर ये ब्रेक डाउन वोल्टेज से आगे थोड़ा सा ये वोल्टेज को इंक्रीज किया तो ज़ीनर और एवलांच ब्रेक डाउन मिला और हमें यहाँ पर एक हाई करंट मिला। अगर आप देखें तो करंट की वैल्यू जो कांस्टेंट चल रही थी यहाँ पर इस वाले पार्ट पर, वो आकर के इस पॉइंट पे अचानक से करंट इंक्रीज कर गया रिवर्स डायरेक्शन में, और रिवर्स डायरेक्शन में जब हाई करंट का फ्लो होगा तो उसकी वजह से हमारा डिवाइस डायोड जो है वो हीटिंग हो सकती है, वो ख़राब हो सकता है। तो दिस इज़ द कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। डायोड की वर्किंग, डायोड की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है वर्किंग को लेकर के या आईवी कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के, आपको ये पूरा स्टार्ट से एंड तक लिखना है। डायोड फॉरवर्ड बायस, डायोड रिवर्स बायस, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक, दोनों फॉरवर्ड की अलग, रिवर्स की अलग, और फाइनली ये कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक 7 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरा लिखना होगा। वर्किंग आती है तो भी ये सब कुछ लिखना होगा, कैरेक्टरिस्टिक आती है तो भी आपको पूरा लिखना होगा। नोट्स में देखिएगा मैंने दिया हुआ है, इन केस कहीं डाउट अगर है तो आप हमेशा की तरह आप क्वेश्चन पूछने के लिए फ्री हैं, व्हाट्सएप पे, मेल पे, जैसे भी आपको ठीक लगता है। और यहाँ पर नी वोल्टेज के लिए कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन वैल्यूज़ को आप देख लीजिए। नी वोल्टेज की वैल्यू जो है वो जर्मेनियम के लिए 0.3, नी वोल्टेज की वैल्यू सिलिकन के लिए 0.7, GaAs के लिए नी वोल्टेज की वैल्यू 1.2 वोल्ट होती है। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने डायोड पे किए हैं, वैसे न्यूमेरिकल पेपर में बहुत रेयर कंडीशन में आते हैं, लेकिन मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिए हैं प्रैक्टिस के पार्ट पे, उनको देखिएगा। सिंपल न्यूमेरिकल है, उन्हें करिएगा। कोई डाउट अगर आता है तो उसे पूछिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आपको जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनसे एक आइडिया मिल जाएगा कि इस पार्ट में हम क्या क्या किस किस टॉपिक से क्वेश्चन उठते हैं।
So this was all about the semiconductor devices, semiconductors and semiconductor device, जिसको हमने कंसिडर किया यहाँ पर एक डायोड डिवाइस को कंसिडर किया. So this was all about the semiconductor and the diode part we have covered here. और आपके सेशनल में मिड टर्म 2 में यहीं तक आएगा. इस वाले पार्ट को आप पढ़िए, अच्छे से रेडी कर लीजिए. और जो बीजेटी वाला पार्ट है वो हम सेशनल के बाद मिड टर्म 2 के बाद से कवर कर लेंगे. तो गुड लक, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए. थैंक यू.